डिस्कस की वो आ जाए। यस, let us come to some important questions of exercise 15.1 as well as exercise 15.2. ठीक है, let me first discuss the questions of 15.2. Then after some time we shall return to the questions of 15.1 also. तो 15.2 के जो आगे वाले क्वेश्चंस थे उन पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखेंगे हम। जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उसकी स्टेटमेंट क्या है, आप लोग अपनी अपनी बुक ले सकते हैं। बुक आपके पास होगी तो क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस जान करके नहीं डाले यहाँ पर, ताकि आप लोग क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी बुक को साथ में रखो, अदरवाइज एक हैबिट हो जाती है स्टूडेंट्स की कि बुक को हम साथ में रखकर नहीं चलते हैं। What is the statement of question number 7? Let us see. From a pack of 52 cards, 4 cards are drawn one by one without replacement. 52 कार्ड्स का एक पैक है हमारे पास, और उस 52 कार्ड्स के पैक में से हमने 4 कार्ड्स को ड्रॉ किया वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। बिना रिप्लेस किए हमने 4 कार्ड निकाले एक एक करके। What is the probability that all of them are aces? हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे के सारे कार्ड्स कैसे कार्ड्स हैं, दे ऑल आर एस कार्ड्स। तो हमें एस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ फाइंड आउट करनी है। नाउ लेट अस सी हाउ मेनी कार्ड्स आर गिवन टू अस। द कार्ड नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52 and we have drawn 4 cards out of 52, that too one by one without replacement. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑल एसेस की। इट मींस कि हमारे पास जो 4 कार्ड आ रहे हैं ना, चारों के चारों कार्ड्स जो हैं वो एस कार्ड होने चाहिए। ठीक है, तो एस कार्ड को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी हमने लेनी है। Now let us assume that A, B, C and D are the events of getting ace card in first, second, third and fourth draw respectively, one by one without replacement. हमने assumption ले लिया कि फर्स्ट ड्रॉ में एस कार्ड के आने का इवेंट है ए, सेकेंड में आने का मतलब है बी, थर्ड में आने का मतलब है सी, और फोर्थ ड्रॉ में एस कार्ड को ऑब्टेन करने का मतलब हो गया इवेंट डी। और ये कार्ड्स हमने वन बाय वन फाइंड आउट किए हैं, दैट टू विदाउट रिप्लेसमेंट। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एबीसीडी। एबीसीडी की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ए एंड बी एंड सी एंड डी। अब देखो, हमने ये था ना कि जब भी हम कोई कार्ड निकालते हैं और उसका रिप्लेसमेंट हम नहीं कर रहे, इट मींस द इवेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जब एबीसीडी की प्रोबेबिलिटी लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए multiplied by probability of B provided A has happened. अब B की probability लेंगे तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि A event हो चुका, तो ये आएगा conditional probability of B when A has happened. फिर आती है C की बात, तो C की probability क्या आएगी यहाँ, C की direct probability नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, conditional probability of C when A and B both have happened. A और B दोनों हो चुके, तो C की conditional probability को लेंगे। And at last we shall have the probability of D provided A, B, C all have occurred. A, B, C तीनों इवेंट्स हो चुके, तो तीनों को ध्यान में रखते हुए जो D की प्रोबेबिलिटी है वो लेंगे। मतलब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एज सच, फिर सेकेंड की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, फिर थर्ड की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले दो के रेस्पेक्ट में, एंड आफ्टर दैट फोर्थ की प्रोबेबिलिटी पहले 3 के रिस्पेक्ट में। हर बार इसी तरह से लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एस कार्ड्स चाहिए ना हमें, टोटल कार्ड्स 52 हैं, तो नीचे तो 52 आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम। जब आप फर्स्ट कार्ड निकालोगे तो 52 में से कोई भी एक हो सकता है, और न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम चाहिए एस कार्ड के लिए। अब एक पैक ऑफ कार्ड में एस के 4 कार्ड्स होते हैं, so since there are 4 cards in aces, so the probability of A will be equal to 4 by 52. 4 में से कोई भी एक हो सकता है और नीचे 52 आएगा, तो ये 4 by 52 हो गया। फिर जब B पर आएंगे तो अब B के टाइम पर क्या है कि एक कार्ड कम हो गया, एक एस को निकाल के हमने साइड में रख दिया, उसको रिप्लेस नहीं किया, और उसे बिना रिप्लेस किए हमने अगला कार्ड निकाल लिया। अब क्योंकि एक कार्ड कम हो गया तो डिनोमिनेटर तो हो गया 51,
और ऊपर फिर एस का ही नंबर चाहिए तो नंबर आएगा 3, तो आंसर इज 3/51। ठीक है, ये 3/51 हो गया क्योंकि अब तो एस कार्ड 3 ही बचे हुए हैं। अब आ जाओ तीसरे कार्ड पे। थर्ड कार्ड के टाइम पर क्या है कि 2 एस निकल गए, 2 निकल गए तो फेवरेबल आउटकम्स बचे 2 और नीचे टोटल बचेंगे 50। 50 क्यों बचेंगे? क्योंकि 2 कार्ड निकल चुके हैं, एक 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 कम होता जा रहा है यहाँ पर। और जब हम लास्ट फोर्थ कार्ड पर आएंगे तो क्योंकि 3 कार्ड निकल चुके इसलिए टोटल आउटकम्स तो 49 और एस कितना बचा? सिर्फ एक बचा होगा। पहले 4 एस थे, एक कम हो गया तो 3 बचे, फिर एक कम हो गया तो 2 बचे, फिर एक कम हो गया तो एक रह गया, तो ये हो गया 1/49। अब इस कैलकुलेशन को कैरी आउट करना है। 4/52 का मतलब 1/13, 3/51 का मतलब हो गया 1/17, 2/50 का मतलब हो गया 1/25 और लास्ट वाली वैल्यू तो है 1/49। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर नाउ? So our final answer should be equal to कितना होना चाहिए? The final answer should be equal to 1/13 into 17 into 25 into 49, that is 1/270725। और इस तरह से इक्वेशन पूरा हो गया। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 पर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये इसलिए भी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम देखें ना तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.2 की जगह 15.5 का है। इस तरह के क्वेश्चंस बाकी जो है वो 15.5 में मिलेंगे, लेकिन थोड़ी मिक्सिंग चल रही है बुक में क्योंकि क्वेश्चंस तो कभी कहीं से आते हैं कभी कहीं से आते हैं बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन यहाँ डल गया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है इसमें ना। एक्चुअली 15.5 का कंसेप्ट लगने के बाद आगे जो कंसेप्ट लग रहा है वो सेकंड का ही लग रहा है, तो शायद ये सोच के पब्लिशर ने इसमें डाल दिया होगा, ये इसमें ऑथर ने डाल दिया होगा। तो कोई बात नहीं, लेट अस टेक द क्वेश्चन। बहुत इजी है वैसे, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। वन बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। एक बैग है और उसमें 4 रेड और 3 ब्लू बॉल्स हैं, जबकि सेकेंड बैग है विच कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। ठीक है, दो अलग अलग बैग है, दोनों की कंपोजिशंस आपको गिवन है। नाउ द क्वेश्चन इज वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग। एक बॉल को रेंडमली उठाया पहले बैग में से एंड पुट अनसीन इन द सेकेंड बैग, और बिना उसका रंग देखे उसको सेकेंड बैग में डाल दिया। मतलब क्या है कि दो बैग्स एक साथ रखे हुए हैं, पहले बैग में से एक बॉल निकाली और बिना ये देखे कि वो किस कलर की थी उसको दूसरे बैग में डाल दिया। वो बॉल जो है वो दूसरे बैग में चली गई। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग इज ब्लू। अब इसके बाद सेकेंड बैग में से एक बॉल निकाली और वो जो सेकेंड बैग वाली बॉल है ना वो ब्लू कलर की होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब क्वेश्चन देखो क्या है, दो बैग रखे हैं, एक पहला बैग है जिसमें 4 रेड और 3 ब्लू यानी 7 बॉल्स हैं। फिर दूसरा बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, टोटल 8 बॉल्स हैं। पहले बैग में से एक बॉल को उठाया, बिना उसका रंग देखे उसको दूसरे बैग में डाल दिया और फिर दूसरे बैग में कितनी बॉल हो गई? 9 हो गई, 9 हो गई। 8 तो पहले से थी, एक हमने डाल दी। अब वो 9 बॉल्स जो हुई उन 9 में से एक बॉल निकाली, वो जो बॉल है वो ब्लू कलर की होनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब वो बॉल ब्लू कलर की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी तो इस पर डिपेंड करेगी ना कि जो बॉल पहले बैग में से दूसरे बैग में शिफ्ट की थी वो कौन सा रंग की थी। हो सकता है रेड बॉल की शिफ्टिंग हुई हो सकता है ब्लू बॉल की शिफ्टिंग हुई हो, दोनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम दोनों ही केसेस को इनकॉर्पोरेट करके चलेंगे, दोनों केसेस लेने पड़ेंगे हमें। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेकंड बैग में से बॉल आई वो ब्लू कलर की होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। आगे आगे जैसे ये चैप्टर प्रोसीड करेगा ना, ऐसे ही क्वेश्चंस है इसमें। एक बॉल उठाई उसमें डाल दी, दो निकाली, दो को उठाया एक में से दूसरे में डाल दिया, फिर दूसरे में से एक बॉल निकाली उसको उठा के वापस पहले में डाल दिया। पहले वाले का कलर ये है तो दूसरे वाले का कलर क्या था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है पूरे में, लेकिन मजा आएगा अगर ध्यान से इंटरेस्ट लेके करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, शुरू शुरू में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या है कि इधर से उठाया उधर डाल दिया, पर ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। और अगर आप लोग आगे जाके मैथ्स परस्यू करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएससी ऑनर्स विद मैथ्स या
उसमें नॉन मेडिकल ग्रुप में ऑनर्स कोर्सेज में जाते हैं पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए, तो उनको ये चीजें जो है वो बहुत हेल्प करने वाली हैं आगे, उनके लिए बहुत यूजफुल है ये सारी चीजें। सो लेट अस नाउ कम बैक टू द सॉल्यूशन। देखो आपको दोनों बैग्स की कंपोजिशन को सबसे पहले माइंड में रखना है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बैग वन? बैग वन की कंपोजिशन है 4 रेड बॉल्स 3 ब्लू बॉल्स, यानी टोटल कितनी बॉल्स हो गई? 7। अब अगर हम बैग टू की बात करें तो बैग टू की कंपोजिशन क्या है? बैग टू में 3 रेड बॉल्स हैं 5 ब्लू बॉल्स हैं, तो 3 और 5 8 बॉल्स यहाँ पर है। ठीक है, नाउ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड इट इज पुट अनसीन इन द सेकेंड बैग। एक बैग को पहले एक बॉल को पहले बैग से निकाल के बिना रंग देखे दूसरे में डाला है। तो 2 केस बनते हैं यहाँ पर। पहला केस हो गया ए केस क्या है? द बॉल शिफ्टेड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज रेड इन कलर। हमने मान लिया कि जो बॉल शिफ्ट हुई वो रेड कलर की है। और दूसरा इवेंट बनता है मान लो बी, उसको हम बी नाम देते हैं। ये ए और बी हमने नेम्स दिए। ए इवेंट किसको दिया? ए हमने माना कि जो बॉल शिफ्ट की गई है बैग 1 से बैग 2 में, दैट बॉल इज रेड इन कलर। और बी हमने किसको अज्यूम किया? बी हमने अज्यूम किया द बॉल शिफ्टेड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज ब्लू इन कलर। ठीक है, ये 2 केसेस हमने ले लिए। अब ये जो 2 केसेस हैं कौन कौन से? ए मतलब रेड की शिफ्टिंग हुई, बी का मतलब ब्लू की शिफ्टिंग हुई। तो बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? अब शिफ्टिंग बैग 1 में से हुई है तो 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे। ए का मतलब था रेड बॉल को शिफ्ट किया, 4 रेड बॉल थी, इसमें 4 रेड बॉल्स थी, एक को शिफ्ट किया है तो 4/7 हो गई प्रोबेबिलिटी। इस 7 में से एक गई और वो रेड कलर की थी, तो रेड कलर की 4 बॉल्स हैं, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम 7, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7 ए की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही बी की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। 7 में से एक बॉल गई तो टोटल आउटकम्स तो 7 हो गए। और अगर वो बॉल ब्लू कलर की गई तो बैग 1 में नीले रंग की ब्लू कलर की 3 बॉल्स थी, तो 3 में से कोई एक जाएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/7। ठीक है, 2 केस बन गए। ए की प्रोबेबिलिटी 4/7, बी की प्रोबेबिलिटी 3/7। ये तो हो गया बैग 1 वाला काम कि जो बॉल गई वो कैसी थी। अब इसके बाद आगे है हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए? हमारा क्वेश्चन तो ये है, हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की चाहिए कि अब जब सेकेंड बैग में से बॉल निकालेंगे तो वो ब्लू कलर की आएगी। तो ब्लू कलर की बॉल की जरूरत है ना, तो हम उसी के हिसाब से इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं ई इज इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग अ ब्लू बॉल, सॉरी ये इसको ठीक कर लीजिएगा, इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम बैग 2 आफ्टर शिफ्टिंग 1 बॉल फ्रॉम बैग 1 टू इट। बैग 2 में से ब्लू बॉल को निकालना जबकि हम पहले बैग से एक बॉल को शिफ्ट कर चुके हैं। अब ये जो ब्रैकेट में जो चीजें लिखी है ना, यू नीड नॉट राइट दीज थिंग्स, ये तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए थी। हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि अब अगर हम सेकंड बैग में से बॉल निकालेंगे ना तो वो बॉल किस कलर की आएगी? वो बॉल ब्लू कलर की आएगी। This event will have different probabilities depending upon whether it is followed by event A or by event B. ये पॉइंट ध्यान देने का है। इवेंट E की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि इवेंट E से पहले कौन सा इवेंट हुआ था, A हुआ था कि B हुआ था। मतलब इवेंट E यानी कि ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी का डिपेंडेंस इस बात पर होगा कि जो बॉल पहले शिफ्ट की गई थी वो रेड कलर की थी या वो ब्लू कलर की थी। तो हमें दोनों प्रोबेबिलिटीज अलग अलग चाहिए क्योंकि दोनों ही हो सकती है। तो ई में अकर आफ्टर ए एज वेल एज आफ्टर बी, हो सकता है इवेंट ई जो है वो ए के बाद हुआ हो, यानी रेड की शिफ्टिंग के बाद हुआ हो। ये भी तो हो सकता है कि इवेंट ई बी की शिफ्टिंग के बाद हुआ हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो हमें दोनों को अकाउंट में लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? द इवेंट ई हैज बीन फॉलोड बाय इवेंट ए और इवेंट बी। इवेंट ई को इवेंट ए या इवेंट बी, इन दोनों में से किसी भी एक को फॉलो किया हुआ है, तो हम दोनों केसेस को लेकर चलेंगे। अब लेट अस डिस्कस द 2 केसेस वन बाय वन। इफ ई फॉलोज ए, अगर ई ए को फॉलो करता है, ए को फॉलो करता है मतलब जो ट्रांसफर किया था ना बॉल का, वो रेड कलर की बॉल का ट्रांसफर किया था। तो रेड बॉल के ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? अब बैग 2 में क्या है?
पहले बैग 2 में रेड बॉल 3 थी और ब्लू बॉल 5 थी, एक रेड और आ गई, तो 3 रेड में एक रेड और मिल गई, तो अब क्या है 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, 3 रेड 5 ब्लू थी, एक रेड और आ गई, तो कितनी हो गई 3 और 1 4, 4 तो रेड कलर की हो गई और 5 ब्लू कलर की हो गई, तो अब कितनी बॉल्स है 9 है, 9 तो बनेगी, 8 में आपने एक और ऐड कर दी तो 9 बॉल्स हैं। अब इन 9 बॉल्स में से ब्लू बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इन 9 में से ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी 5/9, क्योंकि 9 बॉल्स में ब्लू कलर की 5 है, और इस प्रोबेबिलिटी को हम नाम क्या देंगे, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन ए हैज हैपेंड। ये ए के होने के बाद हुआ, इसलिए ये ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, ये ई की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ए हैज हैपेंड। ऐसे ही हम निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन बी हैज हैपेंड। अगर ई बी को फॉलो करता है, यानी ब्लू बॉल का ट्रांसफर हुआ, तो बैग 2 में क्या था, बैग 2 में रेड थी 3 और ब्लू थी 5, तो एक ब्लू बॉल और आ गई, तो क्या हो जाएगा 3 रेड 6 ब्लू, ऐसा हुआ ना। पहले 3 रेड थी, रेड तो अभी भी 3 रहेंगी, और एक ब्लू बॉल और आ गई, तो 5 की जगह कितनी ब्लू बॉल्स हो गई, 6 ब्लू बॉल्स हो गई, टोटल वही 9 बन रहा है क्योंकि एक बॉल एक्स्ट्रा है। अब ब्लू बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब अगर हम इसको देखें तो 9 में से 6 बॉल्स ब्लू कलर की हैं, सो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज व्हाट, दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी 6/9। अब क्योंकि ये वाला इवेंट बी को फॉलो करते हुए आया, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट बी, तो ये आएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन बी हैज हैपेंड। ठीक है, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आ गई, ई बाय ए भी आ गई और ई बाय बी भी आ गई, पर हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए, ई बाय ए और ई बाय बी नहीं पूछे हमसे, हमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब एक लॉ होता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो इस चीज को अकाउंट में लेता है कि ये जो इवेंट ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल है ना, ये या तो ए के कारण हुआ है या बी के कारण हुआ है, तो दोनों में से किसी एक को फॉलो किया है, तो हमें दोनों केसेस को और लेके और के साथ इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हेंस द अकरेंस ऑफ ब्लू बॉल, that is probability of E, will be given by probability of A into probability of E by A plus probability of B into probability of E by B। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये 5th एक्सरसाइज में आएगा वैसे तो, मतलब यहाँ पर क्या था कि दो चीजें थी, ए के कारण भी हो सकता है बी के कारण भी हो सकता है, तो और के कारण तो आ गया प्लस। अब अगर ए के कारण हुआ तो ई की प्रोबेबिलिटी बनेगी पी ए इंटू पी ई बाई ए, मतलब ई बाय ए की प्रोबेबिलिटी को ए की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आएगा। वही चीज यहाँ पर है, अगर बी के कारण हुआ तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर विद रिस्पेक्ट टू बी ले रहे हो तो उसको बी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्योंकि हम ए और बी दोनों केसेस को लेकर चल रहे हैं इसलिए और की वजह से क्या आ गया प्लस, तो ये प्लस का साइन आएगा। So what shall be the probability of E? Probability of E will be given by PA into PE by A plus PB into P E by B। तो ये बनेगा, आप सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने यहाँ पर, आप देखो जरा PE PA PB की वैल्यूज क्या थी, PA था 4/7, PB था 3/7, ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ रखी, तो 4/7 इंटू 5/9, 5/9 किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये E by A प्लस 3/7 इंटू 6/9। अब ये कैलकुलेशन हम करते हैं तो ये आ गया 20/63 प्लस 18/63, दैट इज 38/63। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो 15.5 का था, लेकिन ये जो इंडिविजुअल कंसेप्ट है ना, ये पी ए इंटू पी ई बाई ए, पी बी इंटू पी ई बाई बी, ये दोनों 15.2 से रिलेटेड थे, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ डाल दिया गया। अदरवाइज बेसिकली तो ये क्वेश्चन 5th एक्सरसाइज का बनता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो चलो अब हमारे पास यहाँ था तो हमने यहाँ स्टडी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट इज 2 balls are drawn from an urn containing 2 white, 3 red, 4 black balls। एक अर्न है, अर्न का मतलब होता है बैग, ठीक है, एक बैग है हमारे पास और उस बैग में 2 व्हाइट बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं।
तो 4 और 3 7 और 2 टोटल कितनी बॉल्स हो गई? 9 बॉल्स हैं इस बैग के अंदर। आगे लिखा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। बिना रिप्लेस किए यहाँ से 2 बॉल्स को निकाला है। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट वी हैव ड्रॉन 2 बॉल्स आउट ऑफ दीज 9। Now the question is, what is the probability that at least one ball is red? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक बॉल रेड कलर की जरूर हो। अब हमने कितनी बॉल निकाली है? 2। तो 2 बॉल निकालनी है और एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रेड एंड 1 अदर कलर, और इट मे बी बोथ रेड बॉल्स। ठीक है, तो 2 की पॉसिबिलिटी चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड इन कलर। अब अगर आपको ध्यान हो तो परसों की क्लास में एटलीस्ट 1 के लिए मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। कभी भी आपको एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो आप 0 की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसमें से? 1 में से। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अगर आप लोगे ना, तो आपको एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। वही कंसेप्ट मैंने यहाँ लगा दिया, क्योंकि अगर मैं ये कंसेप्ट यहाँ ना लगाऊं ना, तो फिर मुझे केस बनाने पड़ेंगे कि पहला केस जिसमें एक बॉल रेड है तो एक दूसरे कलर की है, फिर उसमें भी 2 केस बन जाएंगे, पहले कौन सी आई, पहले रेड वाली आई कि पहले अदर वाली आई। बड़ा टिपिकल सा मामला हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा केस एक और रह गया जब दोनों रेड कलर की आई। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की बजाय हम क्या करेंगे, हमें एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, हम 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो रेड बॉल, नो बॉल इज रेड इन कलर। ठीक है, नन वाली प्रोबेबिलिटी को घटा दो 1 में से। तो अब देखो कंपोजिशन ऑफ अर्न है 2 वाइट 3 रेड 4 ब्लैक, दैट इज 9 बॉल्स। 2 बॉल्स को ड्रॉ किया। We need to find the probability that at least 1 ball is red. So the answer will be 1 minus probability that no ball is red. तो यहाँ से आपको क्या मिला? अब 1 को तो चलने दो, माइनस को भी चलने दो। नो बॉल इज रेड का मतलब क्या है कि फर्स्ट नॉन रेड बॉल और फिर सेकंड नॉन रेड बॉल। पहली बॉल भी नॉन रेड है, सेकंड बॉल भी नॉन रेड है। अब मान लेते हैं ए तो इवेंट है फर्स्ट नॉन रेड बॉल को ऑब्टेन करने का, मतलब ए इवेंट हमने मान लिया कि पहली बॉल रेड कलर की नहीं है, और बी इवेंट हमने मान लिया कि पहले को रिप्लेस किए बिना जो दूसरी बॉल आई वो भी रेड कलर की नहीं है। ये 2 इवेंट्स मैंने नाम दे दिए। इवेंट्स को नेम करने से क्या बेनिफिट होता है कि आप ना सिंबॉलिक फॉर्म में कंटिन्यू कर सकते हो, आपको वर्ड्स में बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, जिसको अगर सीख लेना तो ये इसके थ्रू जो है आप बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आपको मिलते हैं। बस इसको सीखने की जरूरत है। तो इवेंट ए हो गया इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट नॉन रेड बॉल, बी हो गया इवेंट ऑफ गेटिंग सेकंड नॉन रेड बॉल। तो फर्स्ट नॉन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यानी पी ए, और सेकंड नॉन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यानी पी बी बाय ए। ये बी बाय ए क्यों आया? क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं किया। जब रिप्लेस नहीं किया तो डिपेंडेंसी आ गई, डिपेंडेंसी आ गई तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेकर चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट नॉन रेड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सेकंड नॉन रेड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। अब बताओ फर्स्ट नॉन रेड की प्रोबेबिलिटी, नॉन रेड बॉल्स कितनी है? रेड को छोड़ दो, 2 व्हाइट 4 ब्लैक, 4 और 2 6, 6 बॉल्स हो गई ना। तो 6 बॉल्स ऐसी हैं जो नॉन रेड है, 2 व्हाइट है 4 ब्लैक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाइट आई कि ब्लैक आई, रेड नहीं होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है। तो 4 और 2 6 है नॉन रेड, 6 बॉल्स आउट ऑफ 9, तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/9। अब आती है बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखो एक बॉल कम हो गई, रिप्लेसमेंट नहीं किया, तो 9 की जगह आ गया 8, और दूसरी भी हमें नॉन रेड ही चाहिए, तो एक नॉन रेड तो निकल चुकी, तो अब कितनी बची? 5 बची, 6 थी ना, 6 की बजाय 5 हो गई, तो ये आ गया 5/8। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1 - 30/72, और आंसर विल बी इक्वल टू 42/72, दैट इज 7/12। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, और हल्का सा हिंट भी इसका गिवन था आपको। अब लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 10, जिसे आप अपने आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में फिर भी रीड आउट कर रही हूँ। What is the probability of drawing in succession an ace, king, and queen of club from a deck of cards under the assumption that the cards are not replaced after each draw? 3 कार्ड निकाले हैं 1 by 1 इन सक्सेशन। इन सक्सेशन का मतलब है एक के बाद एक 3 कार्ड निकाले
वो भी इस अजम्पशन पर कि कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस, रिप्लेसमेंट नहीं किया गया, बिना रिप्लेस किए हमने कार्ड्स को फाइंड आउट किया। Now the question is, what is the probability of drawing in succession an ace, king and queen of club? हमारे पास क्या आना चाहिए, ace of club, king of club, queen of club। ये मतलब है इसका, ace, king and queen के साथ of club इकट्ठा आ रहा है ना तीनों के साथ, तो ace of club कितना होता है, एक होता है, क्लब में तो एक ही ace होगा। ऐसे ही क्लब में किंग भी एक होता है और क्लब कार्ड्स में क्वीन भी एक होती है, तो तीनों जगह एक 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 चीज होती है। तो पहला कार्ड होना चाहिए एस ऑफ क्लब, प्रोबेबिलिटी आएगी 1/52। दूसरा कार्ड होना चाहिए किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ क्लब भी एक ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/51। 51 क्यों आएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था। तीसरे नंबर पर आना चाहिए क्वीन। अब क्वीन ऑफ क्लब्स कितनी होती है, क्वीन ऑफ क्लब भी एक ही होती है, तो वो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/50। तो हमारा आंसर होना चाहिए 1/52 इंटू 1/51 इंटू 1/50, जिसे मल्टीप्लाई करके 1/1,32,600, ये इसका आंसर है। बुक में आप देख लीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 15.2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके ऊपर ये दो एक क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व किए हुए मैंने 15.1 के। कल एक्चुअली एक स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन समझाए थे, तो उसमें मुझे लगा कि ये दो क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हैं, हालांकि आप लोगों ने डाउट्स नहीं पूछे मुझसे इसके, ऐसा कोई डाउट आप लोगों की तरफ से नहीं आया, लेकिन मुझे खुद ये लगा कि ऐसे एक दो सॉल्यूशंस होने चाहिए, तो ये मैंने यहाँ डाल दिया। आप लोग खुद से स्टडी कीजिएगा, क्लास ओवर होने वाली है हमारी, तो let us stop sharing and take the attendance.